पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष का खेल खत्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दिपके के बीच के साठगांठ का खुलासा हो गया है। सीजेपी के जरिए विपक्ष के लोग बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। ऐसे में अब सीजेपी के भरोसे विपक्ष के लोग हैं कि इससे उन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी भारतीय राजनीति के धुरंधर हैं। जब से पीएम मोदी ने राजनीति में कदम रखा है, तब से लेकर अब तक उन्हें कोई हरा ही नहीं पाया है। वह इस बार जेनजी और युवाओं को अपने झांसे में लेकर विपक्ष और सीजेपी के लोग बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है युवाओं को बीजेपी के साथ बनाए रखने के लिए। पीएम मोदी 27 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से दो कॉलेज के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। दर्शकों, पीएम मोदी लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब देख सीजेपी वाले बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ाने से मतलब है। ऐसे में सीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली में 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया है। लेकिन आप दर्शक सरकार के साथ है या सीजेपी के साथ, कमेंट में जरूर बताइए, ताकि दिपके और उनके लोगों को साफ संदेश जाए कि देश के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को बहुत कम समय में अवैध घुसपैठ से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने पिछले 8 महीनों में सीमावर्ती राज्यों से संपर्क किया है और उन्हें सीमा सुरक्षा के लिए चौतरफा दृष्टिकोण वाला अपना दस्तावेज सौंपा है। केंद्र सरकार की इस नीति में समीक्षा की सुरक्षा के लिए सीमा की रखवाली करने वाले बलों, राज्य और जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों को मुख्य हिस्सेदार के तौर पर शामिल किया गया है। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों से करीब 850 अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। दर्शकों, बांग्लादेश के कई नागरिक भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों को सीमा पर कभी पुलिस तो कभी सुरक्षा एजेंसियां दबोचती रहती है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने उन 11 लोगों की तस्वीर शेयर की जो अवैध तौर पर बॉर्डर फांदकर भारत में दाखिल हो रहे थे, लेकिन इन लोगों को पकड़ लिया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की इस पोस्ट को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने शेयर किया और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। कंचन गुप्ता ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा जोर देकर कहती रही हैं कि कोई भी बांग्लादेशी कभी भारत की जमीन पर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि बांग्लादेश और बांग्लादेशी भारत और भारतीय के मुकाबले कहीं ज्यादा अमीर है। कंचन गुप्ता ने आगे कहा कि ऐसा कहते हुए उनका यानी महुआ मोइत्रा सिर तेजी से ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिल रहा था। वहीं बीजेपी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की सफलता की कहानी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि गोलगप्पे और सब्जी बेचने वाले लोग भी पार्टी नेता राहुल गांधी से कहीं ज्यादा समझदार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने यूपीआई को एक बड़ी गलती बताया था और दावा किया था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। संबित पात्रा संसद में चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम की ओर से यूपीआई के बारे में की गई उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा था कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोग डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की सोच में। बीजेपी की सरकार भी अगर यही सोचती कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोग डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आज यूपीआई हमारे बीच नहीं होता।
लेकिन बीजेपी की सोच कांग्रेस से कई कदम आगे रहती है। इसलिए ही तो बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं आई होती तो आज हमारे बीच ना यूपीआई होता और ना ही अच्छे रोड और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा होता और कांग्रेस की सरकार अमेरिका के आगे मदद की गुहार लगा रही होती। लेकिन आप दर्शकों के वोट के बदौलत आज देश काफी बदल चुका है। सीजेपी के लोग अब समझ गए हैं कि अब लोगों के सामने उनकी पोल खुल गई है कि कैसे आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले अभिजीत दीपके शुरू से ही मोदी विरोधी रहे हैं और ये सब कुछ वो पैसे के लिए कर रहे थे, जिसका खुलासा अब हो गया है। दर्शकों, स्कूल ठीक करने के नाम पर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूलों में जाकर सीजेपी के लोग स्कूल की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। वहीं स्कूल निरीक्षण के दौरान गांव वालों और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। एक मामले में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका समेत 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमले, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अभिजीत दीपके के खिलाफ भी महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं सीजेपी के इस कदम के बाद अब पंजाब में भी सरकारी स्कूलों की असलियत बाहर आ रही है। हालांकि दीपके और सीजेपी के लोग पंजाब को लेकर चुप हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दर्शकों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके कई सालों तक आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब दीपके ने दावा किया है कि उन्होंने कम पैसे मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और पढ़ाई करने विदेश चले गए ताकि भविष्य में ज्यादा पैसे कमा सके। हालांकि दीपके के इस दावे के कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। दरअसल दीपके से सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी के कई संस्थापक सदस्य ये आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़कर चले गए कि वो अपने उद्देश्यों से भटक गई। क्या आपने भी इसी वजह से ऐसा किया? वहीं इस सवाल के जवाब में दीपके ने कहा कि ईमानदारी से बताऊंगा कि पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे थे और कहीं ना कहीं ये था कि अभी तक जो चला दिया 20 के आसपास की उम्र तक, मिड 20 में आ गए, आगे जाकर परिवार संभालना है, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अभिजीत दीपके के इस दावे से दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि अगर उनका जुड़ाव आम आदमी पार्टी से सिर्फ पैसे को लेकर था तो 2020 से पहले और 2023 के बाद भी वो सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कामकाज की तारीफ करते रहे। दूसरा सवाल यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अमेरिका से भारत आकर दीपके ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए 2 महीने तक काम क्यों किया? इन सवालों के सही जवाब दीपके ही दे सकते हैं। वहीं पंजाब के स्कूलों की असलियत बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्कूलों को शानदार बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि राज्य के कुल 19,700 स्कूलों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 19,200 स्कूलों को शानदार बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार की नीयत साफ है। केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी को पंजाब के 1000 स्कूलों के निरीक्षण की चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के स्कूलों में ऐसा ही करना चाहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने अब बीजेपी शासित राज्यों के स्कूलों की जांच करने में जुटी है तो उनकी सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने का काम शुरू हो गया है। वहीं केजरीवाल के पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर स्वाति मालीवाल का वीडियो शेयर किया, जिसमें स्वाति मालीवाल केजरीवाल के दिल्ली स्कूल मॉडल की पोल खोल रही हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात को छोड़िए, पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल का हिसाब दीजिए जिनका आपकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ उद्घाटन किया था। 2020 में आपके द्वारा खुद उद्घाटन किए गए एक स्कूल की इमारत कुछ ही वर्षों में खतरनाक घोषित करनी पड़ी। बच्चों के पास स्लैब गिरने की घटनाएं, सीलन, दरारें, गैप और पक्के लेंटर की जगह कमजोर सिल्लियों वाली छत, यही है आपकी तथाकथित दिल्ली शिक्षा क्रांति। और ये कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई स्कूलों की बदहाली सामने आ रही है। स्कूलों की गुणवत्ता फ्रंट पेज विज्ञापनों से नहीं बल्कि कक्षाओं और इमारतों की वास्तविक स्थिति से तय होती है। और भ्रष्टाचार की बात करनी ही है तो आपकी पुरानी सहयोगी स्वाति मालीवाल खुद आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इसलिए गुजरात पर सवाल उठाने से पहले दिल्ली के स्कूलों का हिसाब दीजिए। पहले दिल्ली के स्कूलों का हिसाब, फिर गुजरात पर सवाल। तो देखा आपने कि कैसे केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खुल गई है, फिर भी दीपके और सीजेपी वाले पंजाब पर चुप है। हालांकि ये साफ हो गया है कि दीपके आम आदमी पार्टी से पैसे लेते थे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी पर सवाल कैसे उठाएंगे? उन्होंने केजरीवाल का नमक जो खाया है। दर्शकों, बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस पत्र के लिए आलोचना की है जो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आदिवासी छात्रों की चिंताओं के बारे में लिखा था। बीजेपी ने उनसे कहा था कि वो पहले कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टल्स के कामकाज की समीक्षा करें। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पहले गलत काम करने और फिर कार्यवाही होने पर हंगामा करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासी समुदायों और छात्रों की सुरक्षा करने में सक्षम है।
बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में कुछ आदिवासी स्कूल जिनके खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जाते हैं और राहुल गांधी पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को जवाब देते हुए महाराष्ट्र बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टल्स के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। साथ ही पार्टी ने उन पर महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूलों से जुड़े कांग्रेस नेताओं को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री फडणवीस से महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। ये छात्र राज्य संचालित हॉस्टल्स में उम्र सीमा और कथित अपमानजनक नियमों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जिन आदिवासी स्कूलों के खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस नेता चलाते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने गलत तरीके से इन स्कूलों पर कब्जा किया और उनका गलत इस्तेमाल किया। साथ ही कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर आदिवासी समुदायों के शोषण का आरोप भी लगाया गया। वहीं बीजेपी ने जोर देकर कहा कि इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रोकने की कोशिशें काम नहीं आएंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा सीएम फडणवीस को लिखे गए पत्र को लेकर राहुल गांधी को एक्स पर जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने झारखंड में छात्रों पर हो रहे अत्याचार के बारे में राहुल गांधी को बताया कि जहां जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि अपन मामू मरमर गेल पर मामू मामू भेल। झारखंड के बच्चे तो 32 दिन से भूख हड़ताल, अनशन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह के केस, पुलिस प्रताड़ना, कांग्रेस की सरकार में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। दोहरा चरित्र। वहीं दूसरी तरफ पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों को लेकर दिए गए बयान पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्मशास्त्रों के संबंध में सतही जानकारी के आधार पर टिप्पणी करने और शास्त्रीय संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से अलग करके पेश करना न सिर्फ भारतीय संस्कृति विरासत का अपमान है बल्कि इससे समाज में भ्रम भी पैदा होता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी से हिंदू धर्म ग्रंथों और सनातन परंपरा के विषय में टिप्पणी करने से पहले उनका समुचित शास्त्रीय अध्ययन और मूल संदर्भ समझने की अपील की है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आप फिरोज गांधी जी के पोते हैं, यानी वंशज हैं। भारत के संविधान और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप पारसी धर्म के हैं। आप अल्पसंख्यक हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म आपका कर्म है। आपको सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, कुरान यानी मुस्लिम तथा बाइबल यानी ईसाई धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने का कोई हक और हुकूक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृ सत्ता खत्म करने वाले बयान पर सवाल उठाए। रिजिजू ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। राहुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, वो समाज को न बांटें और बेटियों को कम न आके। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी अब अपने बयान की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल होने का दावा करने वाले बागपत निवासी विकास अग्रवाल सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने की उम्मीद में 10 जनपद पहुंचा। वहीं उसने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उसके हाथ में गंभीर चोट लगी और जिस हाथ का पहले ऑपरेशन हो चुका था उसमें 14 टाके आए थे। युवक ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मोबाइल में चोट और प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो दिखाए। उसका आरोप है कि 12 अगस्त को दिल्ली के नारायणा स्थित एक पार्क में सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने उसे बुलाया था, जहां दिपके ने इलाज के खर्च 15 से 20 हजार रुपए दे देने पर चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वहीं विकास ने कहा कि 12 अगस्त से दिल्ली में इधर उधर रहने को वो मजबूर है। उसने दावा किया कि उसका भाई दिल्ली पुलिस में है, लेकिन उसने भी मदद नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के 5 सितंबर वाले मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। दिल्ली पुलिस अपने इंटेलिजेंस सिस्टम की समीक्षा कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को लगा कि प्रदर्शनकारी की संख्या, उनके जमा होने और अलग अलग संगठनों की भूमिकाओं के बारे में पहले से मिलने वाली जानकारी पर्याप्त और सटीक नहीं थी। इसलिए स्पेशल ब्रांच को अब निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ प्रदर्शन की जगह और भीड़ के अनुमानित आकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बजाय ज्यादा विस्तृत और ऐसी जानकारी जुटाएं जिस पर कार्यवाही की जा सके। वहीं पुलिस अब विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की प्रोफाइल भी संकलित करेगी। इसके अलावा ये पता लगाएगी कि विशिष्ट राज्यों से कितने लोग आ रहे हैं, उन्हें जुटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके, प्रमुख विरोध नेताओं और आयोजकों की भूमिकाएं, विरोध के एजेंडे, प्राथमिक मांगों को लेकर पहले समझने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी पता ये लगाने की कोशिश की है कि प्रदर्शनकारी कहां रह रहे हैं, ये किन क्षेत्रों में जा रहे हैं और दिल्ली के भीतर उनके स्थानीय संपर्कों के बारे में भी पुलिस जानकारी इकट्ठा करेगी। वहीं विभिन्न संगठनों के साथ उनके जुड़ाव, विरोध प्रदर्शन के लिए धन के संभावित स्रोतों और भीड़ के लिए की गई
साजो सामान व्यवस्था के बारे में भी विवरण जो है वो एकत्र किया जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि पुलिस अब केवल विरोध प्रदर्शन के स्थान और समय पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगी, बल्कि ये प्रतिभागियों की पहचान करने की कोशिश भी करेंगी। वहीं निर्धारित करेंगे कि उन्हें कौन जुटा रहा है और ये कहां से आ रहे हैं। उनके स्थानीय संपर्कों का पता लगाएगी और समझेंगे कि पूरा विरोध कैसे आयोजित किया जा रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान जमीन पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान को सुनिश्चित करने की बजाय वायरलेस नेटवर्क का गहन निरीक्षण करने और किसी भी कमी को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे कवायद का मकसद विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं, बल्कि बड़े सार्वजनिक आयोजकों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति का बेहतर आकलन करना है। उन विरोध प्रदर्शनों पर विशेष जोर दिया जाएगा जिनमें दिल्ली के बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं या कई संगठनों की भागीदारी शामिल होती है। इसके अलावा भी पुलिस जोर शोर से तैयारियां कर रही है, राजधानी में कोई हिंसा ना हो सके। ऐसे में इस बार दीपके गैंग की चिंता बढ़ सकती है। वहीं 5 सितंबर को दिल्ली में सीजेपी के मार्च को लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व होता है। आप युवाओं की ऊर्जा को कुचल नहीं सकते। आपने युवाओं से जो वादे किए वो निभाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर विपक्षी नेता सीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें